दोस्तों, आज हम आपको ऐसे सच्चे राजा विक्रमादित्य की कहानी बताने जा रहा हूं जो आपने शायद ही पहले सुनी होगी। प्रारंभ। उज्जैन का वैभव। उज्जैन प्राचीन भारत का एक समृद्ध और गौरवशाली नगर। यहां राजा विक्रमादित्य का शासन था, जिनकी बुद्धिमानी, साहस और न्यायप्रियता की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं। उनके दरबार में हर दिन लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और राजा हर बार अपने तीक्ष्ण बुद्धि से असंभव सी प्रतीत होने वाली समस्याओं का हल निकालते। उनके सिंहासन, जिसे सिंहासन बत्तीसी कहा जाता था, में जादुई शक्ति थी जो उनके न्याय को और भी अचूक बनाती थी। दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। एक रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, विक्रमादित्य अपने महल की छत पर टहल रहे थे। तभी एक साधु उनके सामने प्रकट हुआ। साधु ने कहा, विक्रम, तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा का समय आ गया है। जंगल में एक प्राचीन वृक्ष पर बेताल रहता है। वह तुम्हें एक कहानी सुनाएगा और उसका अंत तुम्हें तय करना होगा। यदि तुम सही जवाब दोगे तो बेताल तुम्हारा साथी बनेगा। विक्रम ने चुनौती स्वीकार की और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल का रहस्य और बेताल का आगमन गहन अंधेरे जंगल में, जहां उल्लू की आवाजें और पत्तियों की सरसराहट ही एकमात्र ध्वनियां थीं, विक्रम एक विशाल वट वृक्ष के पास पहुंचे। वृक्ष की शाखा पर लटक रहा था बेताल, एक रहस्यमयी प्राणी जिसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। विक्रम ने बिना डरे बेताल को कंधे पर उठाया और वापस उज्जैन की ओर चल पड़े। रास्ते में बेताल ने कहा, विक्रम, रास्ता लंबा है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अंत में एक सवाल पूछूंगा। यदि तुम सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन गलत जवाब दिया तो मैं वापस वृक्ष पर लौट जाऊंगा। विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया। बेताल की कहानी। व्यापारी और कर्ज का विवाद। बेताल ने कहानी शुरू की। किसी नगर में दो व्यापारी रहते थे, माधव और सूरज। माधव धनी था लेकिन दयालु। सूरज मितव्ययी था लेकिन चालाक। एक दिन सूरज ने माधव से एक बड़ी रकम उधार ली, यह वादा करके कि वह 1 साल में लौटा देगा। कोई लिखित सबूत नहीं था क्योंकि दोनों की दोस्ती पुरानी थी। साल बीत गया लेकिन सूरज ने कर्ज चुकाने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने तुमसे कोई कर्ज लिया ही नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। माधव ने मामला नगर के राजा के सामने रखा, लेकिन वह राजा अनुभवहीन था और कोई फैसला नहीं कर सका। तब माधव ने सुना कि उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का दरबार ऐसा है जहां कोई भी अन्याय नहीं लौटता। वह उज्जैन पहुंचा और विक्रम के सामने अपनी व्यथा रखी। दरबार में सूरज भी बुलाया गया। उसने फिर वही दावा दोहराया, मैंने कोई कर्ज लिया ही नहीं, माधव झूठ बोल रहा है। कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें विक्रम पर थीं। विक्रम ने गहरी सांस ली और दोनों को गौर से देखा। फिर उन्होंने अपने सेवक को बुलाया और कहा, मेरे खजाने से एक पुराना टूटा फूटा सिक्का लाओ। सेवक ने वैसा ही किया। विक्रम ने सिक्का माधव को दिखाते हुए पूछा, क्या यह वही सिक्का है जो तुमने सूरज को दिया था? माधव ने सिक्के को ध्यान से देखा और कहा, हां महाराज, यह वैसा ही सिक्का है। इसमें एक खरोंच थी जो मैंने सूरज को देते वक्त देखी थी। सूरज ने तुरंत इनकार किया, मैंने यह सिक्का कभी नहीं देखा, यह मेरा नहीं है। विक्रम मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मुझे जानना था। विक्रम का फैसला और बेताल का सवाल। विक्रम ने दरबार को संबोधित करते हुए कहा, माधव ने सिक्के को पहचान लिया क्योंकि उसकी नीयत साफ थी। उसने सच कहा। सूरज ने बिना सोचे इनकार कर दिया, जो उसकी बेईमानी को दर्शाता है। यह सिक्का मेरे खजाने का है, न कि माधव का। यदि सूरज ने सचमुच कर्ज नहीं लिया होता तो वह सिक्के को इतनी जल्दी खारिज नहीं करता। उसकी हड़बड़ी ने उसका झूठ उजागर कर दिया। सूरज ने गलती स्वीकार की और कर्ज चुकाने का वादा किया। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बेताल ने ताली बजाई और विक्रम से पूछा, विक्रम, बताओ, इस कहानी में सबसे बड़ा सबक क्या था? और अगर तुम इस मामले को हल कर रहे होते तो क्या तुम भी यही तरीका अपनाते? विक्रम का जवाब और नाटकीय अंत। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि सत्य हमेशा अपनी राह बना लेता है,
चाहे सबूत न हो। मनुष्य का व्यवहार और उसकी प्रतिक्रियाएं उसके अंतर्मन का सच उजागर करती हैं। मैंने भी यही तरीका अपनाया होता, क्योंकि सत्य को परखने के लिए बुद्धि और सूक्ष्म अवलोकन ही काफी हैं। बेताल हंसा और बोला, विक्रम, तुमने सही जवाब दिया। मैं तुम्हारा साथी बनूंगा, लेकिन याद रखो, सत्य की राह कभी आसान नहीं होती। इतना कहकर बेताल गायब हो गया, लेकिन उसकी हंसी जंगल में गूंजती रही। विक्रम वापस उज्जैन लौटे। उनके मन में एक नई सीख थी। न्याय केवल कानूनों से नहीं, बल्कि मानव स्वभाव को समझने से होता है। उज्जैन में उनकी इस कहानी की चर्चा वर्षों तक होती रही। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं।